मेरा नाम है रोहित अग्रवाल और मैं हूं आपकी एसएसटी इंग्लिश फैकल्टी हेयर एट दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया जो है दूसरा चैप्टर है एसएसटी का, तो हिस्ट्री का पर्टिकुलरली। तो आज हम लोग केवल फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है? फर्स्ट पार्ट में है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, है ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, है ना। फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके इसके जो सब पार्ट्स हैं वो आते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द रॉलेट एक्ट एंड बाय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो दीज आर द टॉपिक्स फॉर अस टुडे एंड we'll be covering all these things within this particular video। तो आज हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के साथ। तो यार 1914 से 1918 के बीच में एक वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कहते हैं। हालांकि वो वर्ल्ड वॉर यूरोप में हुआ, लेकिन जो चेंजेस थे वो सारे इंडिया को देखने पड़े। ऐसा क्यों? क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसी थी। अब क्योंकि जो इंडिया थी वो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उस टाइम पर, तो क्या होता है कि ब्रिटिशर्स के पास जो भी डिफेंस एक्सपेंडिचर बच रहा है, जो भी चीज़ें बच रही हैं, वो इंडिया से उठाना शुरू किया। अब जैसे ऐसा तो है नहीं कि हमेशा लड़ने मरने के लिए पैसे रहते हो लोगों के पास, तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था, तो जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था 1913 से और 1918 के बीच में डिफेंस एक्सपेंडिचर उठाना शुरू किया। वॉर लोन्स को सैंक्शन करना चालू कर दिया, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सारी चीज़ें बढ़ाना चालू कर दी इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि इनको पैसा चाहिए था और वो पैसा इनको मिल रहा था हमारे पास से, हमारे टैक्सेस से, हमारे जो वॉर लोन्स फाइनेंस हो रहे थे उनसे, है ना। अब चलो यहाँ तक तो ठीक था, अभी तक तो केवल पैसा उठा रहे थे, अब लोग उठाना चालू कर दिया, है ना। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट चालू कर दिया रूरल एरियाज में फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। यार ये जो दोनों चीजें हैं ना, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट और वॉर लोन सैंक्शन और इनकम टैक्स, ये सारी चीजें ना एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर बन जाता है शुरू में ही, है ना, तो इनको हम लोग याद रखेंगे। अब क्या होता है कि 1918 से 1919 और 1920 से 1921 इनके बीच में 2 ऐसे क्रॉप फेलियर हुए, क्योंकि डिफेंस की वजह से बजट था नहीं, तो हम लोग क्या थे, हम लोग फर्टिलाइजर्स में, पेस्टिसाइड्स में, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो उसके कारण क्या होता है कि 1918 से 1919 और 1920 से 1921 इन दोनों ईयर्स के बीच में ना एक क्रॉप फेलियर्स हुए और क्रॉप फेलियर्स की वजह से एक फेमाइन आया, ठीक है। तो इसमें अंदाजन 12 से 13 मिलियन लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1921 के सेंसस में बताया कि या तो हो सकता है एक गायब हो गए हैं, लेकिन वो तो हर कोई जानता था कि वो ऐसा कह रहे हैं कि गायब हो गए, बट वो एक्चुअली मरे थे या जो भी था, है ना। तो 1921 से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 12 से 13 मिलियन लोग अफेक्ट हुए थे। किन 2 कारणों से? क्योंकि 1918 और 1921 में क्रॉप फेलियर और फेमाइन आया था। तो यार ये जो था ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं, ये इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्हाट वर द स्वीपिंग चेंजेस विच लेड टू द मूवमेंट्स आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इनका क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लिंक करेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो ये सारे वो चेंजेस हैं। तो अगला अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द रॉलेट सत्याग्रह, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो अब क्या होता है कि 1915 में, जनवरी 1915 में एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल आता है। आज तक हम लोगों ने जो 1857 में पहले रिवोल्ट हुआ, हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ कि 1857 में पहले जो रिवोल्ट हुआ और बाकी आज तक जितने भी रिवोल्ट हुए थे 1915 से पहले, वो सारे हुए थे वायलेंट रिवोल्ट, है ना। उनका जो एक उनका जो एक मोटिव था सबका, वो ये था कि वॉर करना है हमें। लेकिन अब ये एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आए, सत्याग्रह गांधी जी लेकर आए। कब लेकर आए गांधी जी, ये भी पूछ लेते हैं एक नंबर में कि जनवरी 1915 में गांधी जी लेकर आए, है ना। गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे, जनवरी 1915 में आए थे, और वो एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल लेके आए जिसको हम कहते हैं सत्याग्रह।
अब सत्याग्रह में क्या होता है कि सत्याग्रह की जो डेफिनेशन है ना वो भी 1-2 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। क्यों? क्योंकि सत्याग्रह जो है इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बहुत अच्छे से। तो सत्याग्रह की क्या डेफिनेशन है? सत्याग्रह स्टैंड्स फॉर द पावर ऑफ ट्रुथ and if we oppress the conscience of the oppressor then we can win the battle just with the power of truth। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है सत्याग्रह की, इसको सभी लोगों को ध्यान रखना है, 1-2 नंबर में आ जाती है। तो अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ठीक है, अब सत्याग्रह का हमें मतलब समझ में आ गया। अच्छा एक चीज़ और, जो सत्याग्रह करता है उसको सत्याग्रही कहते हैं। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 नंबर फिलअप्स वगैरह में आ जाता है। तो क्या होता है कि सत्याग्रह की अब हमें मतलब समझ में आ गया, सत्याग्रही कौन होता है ये भी समझ में आ गया। सत्याग्रह कौन लेके आया था? गांधी जी लेकर आए थे। अब अगली बात, अब ये गांधी जी ने अपना जो है मूवमेंट स्प्रेड करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह किए थे इंडिया के अंदर, 3 सबसे इंपॉर्टेंट सत्याग्रह, है ना। और 1917 में पहला, 1917 में ही दूसरा और 1918 में तीसरा। ये 3 डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहाँ कहाँ किए थे ये भी लिख देता हूँ। सबसे पहला किया था चंपारण बिहार में, ठीक है, चंपारण बिहार में। अगला किया था खेड़ा गुजरात में। और तीसरा किया था अहमदाबाद गुजरात में। यार इनका ना सबसे इंपॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव रहता है वो रहता है मैप वर्क। हिस्ट्री में से बहुत मिनिमल मैप वर्क है, हिस्ट्री में बहुत मिनिमल मैप वर्क है ना। और उन मिनिमल मैप वर्क में से ये है, अगर आप इन तीनों डेट्स को अच्छे से याद कर लेंगे और 3 कांग्रेस सेशन बताऊंगा वो याद कर लेंगे तो इस चैप्टर में से और यूरोप वाले चैप्टर में से एटलीस्ट आपका हाफ काम हो गया, है ना। बाकी यूरोप वाले में से रह जाएगा थोड़ा बहुत, और यूरोप वाले में से आता नहीं है कि यूरोप वाले में से आने के लिए उनको यूरोप का मैप देना पड़ता है और यूरोप का मैप देना पॉसिबल नहीं रहता, तो इस वजह से इसी में से आता है मोस्ट ऑफ द मैप वर्क, है ना। तो अब ये सत्याग्रह समझते हैं पहले कि 1917 में जो सत्याग्रह हुआ उसका नाम था चंपारण बिहार में हुआ था। और चंपारण बिहार में जो सत्याग्रह हुआ था वो क्यों हुआ था? वो प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में हुआ था। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में, प्लांटेशन वर्कर्स के बीच में हुआ था, है ना। अब 1917 में जो खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह हुआ था वो हुआ था पीजेंट्स के बीच में, ठीक है, वो हुआ था पीजेंट्स के बीच में, ठीक है। पीजेंट्स पे जो फ्यूडल लॉज बढ़ रहे थे, ड्यूज बढ़ रहे थे सारे, उन सब चीज़ों के कारण हुआ था। और अहमदाबाद गुजरात में 1918 में जो हुआ था वो हुआ था कॉटन मिल वर्कर्स की वजह से, कॉटन मिल वर्कर्स के बीच में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। तो ये तीनों ईयर इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों जो किस कारण से हुए थे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना। और इनको हम आपको मैप पे प्लॉट करना ही बता देंगे, बहुत जल्द मैप सीरीज लाएंगे, उसमें ज्योग्राफी हिस्ट्री के मैप्स दोनों साथ लाएंगे तो उसमें भी बता देंगे आपको, ठीक है। अभी इसको एज अ फिल अप, एज एक फैक्चुअल डेटा की तरह से याद करेंगे, है ना। अब अगला आता है, अब यहाँ पे हमारा जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन का जो इंट्रोडक्शन था ये खत्म हो चुका है हमारा, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह खत्म हो चुका है। अब आते हैं द रॉलेट एक्ट पे। अब रॉलेट एक्ट क्या कहता है? रॉलेट एक्ट एक सिंपल सा एक्ट था, है ना, एक सिंपल सा एक्ट था जिसकी वजह से जलियांवाला कांड हो गया 1919 में। 1919 में ये जो रॉलेट एक्ट है ये आया। अब ये रॉलेट एक्ट कहता क्या है? रॉलेट एक्ट ये कहता है कि हम लोग किसी भी सत्याग्रही को, किसी भी हड़ताल करने वाले को, किसी को भी हम लोग प्रिजन में डाल सकते हैं बिना 2 साल के ट्रायल के, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट पूछ भी लेते हैं कि रॉलेट एक्ट कहता क्या है। तो रॉलेट एक्ट ये कहता है कि हम लोग किसी को भी प्रिजन में डाल सकते हैं विदाउट द ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, यानी कि बिना उसको 2 साल तक कोर्ट में पेश करें, है ना। तो ये रॉलेट एक्ट कहता है। और ये रॉलेट एक्ट कब आया था? ये 1919 में आया था। 1919 में रॉलेट एक्ट आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब गांधी जी की 1918 तक सारे सत्याग्रह एकदम वर्ल्ड क्लास चले, तो गांधी जी ने क्या कहा कि अब हम लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ भी एक सत्याग्रह करेंगे। लेकिन रॉलेट एक्ट जो था वो एक जगह पर नहीं था, रॉलेट एक्ट था पूरे देश के लिए। तो गांधी जी ने क्या कहा कि हम पूरे देश में हड़ताल करेंगे, ठीक है। अब की बार ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, अब की बार ये लोग हड़ताल कर रहे थे, अब की बार सत्याग्रह नहीं कर रहे थे। हड़ताल और सत्याग्रह में बिल्कुल ऐसा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन आपकी एनसीईआरटीज में ये बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि इस बार इन्होंने हड़ताल करी थी।
तो इसको हड़ताल के पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे। हालांकि कुछ एग्जामिनर होते हैं जो सत्याग्रह हड़ताल को एक ही मानते हैं, और कुछ होता है कि नहीं एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो उसमें मार्क्स काट लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी ऐसा मतलब एक ऐसा पर्सपेक्टिव नहीं लेके चलना है कि हाँ वो कैसे काट लेगा, कोई बात नहीं, अगर वो उसको ऐसा लग रहा है तो हम लोग हड़ताल लेके चलेंगे, लेकिन हड़ताल पे कोई नंबर नहीं काट सकता, राइट है ना। एक बार को सत्याग्रह पे काट लेगा क्योंकि हड़ताल मेंशन किया हुआ है, लेकिन हड़ताल पे कोई नहीं काट सकता। तो हड़ताल चालू हुई। अब हड़ताल में यार, अब ये हड़ताल जब चालू हुई तो इसमें 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है हमारी, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 13 अप्रैल। ठीक है, एक एक करके इन डेट्स पे चलते हैं। 6 अप्रैल को फाइनली हड़ताल स्टार्ट हो गई। 6 अप्रैल 1919, ये ईयर सेम है तीनों डेट्स में, ठीक है। 6 अप्रैल 1919 में फाइनली जो है हड़ताल स्टार्ट हो गई, है ना। लेकिन एक चीज का बहुत ज्यादा खासा ध्यान रखा गया कि ये जो हड़ताल हो ये नॉन वायलेंट हो, ये पीसफुल प्रोसेशन हो, ठीक है। तो ये सब जगह पीसफुल चल रही थी, है ना, बहुत अच्छे से 4 दिन हो गए थे इसको पीसफुली चलते 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 चलते, है ना। फिर फाइनली एक दिन क्या होता है, अमृतसर में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहता है कि अरे यार ये हटेंगे ही नहीं ऐसे, तो अब तो ये पीसफुल कर रहे हैं, हम इन पे कुछ कह भी नहीं सकते। तो अमृतसर की पुलिस ने जानबूझकर उन हड़ताल करने वालों को छेड़ा इन द सेंस, मतलब उनको मतलब एक तरह से उकसाया कि वो कैसे भी करके वायलेंट हो जाए। और जैसा उनका माना था तो 10 अप्रैल को जो पीसफुल हड़ताल चल रही थी 4 दिन से, वो वायलेंट हो गई फाइनली, है ना। और जब ये वायलेंट हुई तो सारी अब ये वायलेंट हो गई तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पास एक बहाना आ गया कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग तो दंगा मचा रहे हैं। तो क्या होता है कि तो अमृतसर में पर्टिकुलरली एक जनरल डायर होता है। जनरल डायर जो है वो कमांड ले लेता है, ठीक है। जनरल डायर फाइनली इन एक्शन आ जाते हैं, वो कमांड ले लेते हैं और मार्शियल लॉ इंपोज कर देते हैं। यार अब ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है ना, मार्शियल लॉ, ठीक है। 10 अप्रैल को मार्शियल लॉ इंपोज हुआ था, ठीक है, ये भी आ सकता है। 10 अप्रैल 1919 को मार्शियल लॉ इंपोज हुआ था। किसने किया था? जनरल डायर ने किया था। तो मार्शियल लॉ इंपोज हो गया। तो मार्शियल लॉ क्या कहता है? मार्शियल लॉ ये कहता है कि कहीं पर भी गैदरिंग्स नहीं हो सकती, ठीक है, कहीं पर भी गैदरिंग्स नहीं हो सकती। अगर गैदरिंग्स नहीं हो सकती, 3 से 4 लोगों की गैदरिंग्स नहीं हो सकती, अगर गैदरिंग्स होती हैं तो पुलिस को पूरा राइट है अपना जो है एक्शन लेने का। तो क्या होता है कि अब अच्छा एक चीज और है ना, ये 10 अप्रैल को ना जब ये अमृतसर वाली बात पता चली पूरे देश में, तो गांधी जी दिल्ली जा रहे थे, तो गांधी जी को दिल्ली जाने से भी रोक दिया गया। हालांकि ये चीज इतनी फैक्चुअल नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखेंगे, गांधी जी को दिल्ली जाने से भी रोका गया था 10 अप्रैल 1919 को। तो अब क्या होता है कि मार्शियल लॉ इंपोज हो जाता है, जनरल डायर। अब 13 अप्रैल को थी बैसाखी, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, ठीक है। इसकी डेट आ जाती है यार बहुत इंपॉर्टेंट, और ये मैप पे भी लगाने को आ जाता है, जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। ये क्यों हुआ, अब इसके पीछे की स्टोरी पता चल गई ना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक हर बार हर किसी को पता होती है, सब किसी को पता होती है, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी ये थी, है ना। पहले रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट की वजह से हड़ताल चालू हुई, 6 अप्रैल को स्टार्ट हुई, 10 अप्रैल तक वो सही थी, 10 अप्रैल के बाद वो वायलेंट हो गई, मार्शल लॉ इंपोज हो गया। मार्शल लॉ इंपोज हुआ तो 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। वहां पे सारी चीजें जो थी, वहां पे इतनी सारी गैदरिंग्स हो रही, मतलब इतनी बड़ी गैदरिंग हो रही थी, यहाँ के जो जितने भी लोग थे वो बिल्कुल अनअवेयर थे कि मार्शल लॉ इंपोज्ड है अमृतसर में, हमें नहीं। और जनरल डायर ने क्या किया, इन पे फायर ओपन कर दी और थाउजेंड्स, इवन लैक्स ऑफ पीपल वर डाइड, है ना, बहुत लोग मरे थे। तो अब ये इनके मरने के बाद क्या होता है कि अब जनरल डायर से पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हुआ आपकी सिटी में कि इतने सारे लोग मर गए। चलो 10, 20, 50, 100 तो दिखते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इन्होंने कहा, जनरल डायर ने एक स्टेटमेंट दिया था, वो भी इंपॉर्टेंट है। जनरल डायर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि मैंने ऐसा किया था टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट, एक मॉरल इफेक्ट लाने के लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। तो अब यहां पे हमारा जो है रॉलेट एक्ट भी खत्म हो जाता है। रॉलेट एक्ट से जुड़ी जो कहानी थी वो खत्म हो जाता है। टॉपिक में भी 2-4 चीजें बची हुई हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि रॉलेट एक्ट खत्म हो जाता है। तो इसके बाद क्या होता है कि अब गांधी जी को समझ में आता है कि अब एक नेशन वाइड मूवमेंट चलाना पड़ेगा जिसका नाम होगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो जलियांवाला बाग की वजह से उसे जो पुशअप मिला था, है ना, जो पुशअप मिला था जलियांवाला बाग की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को,
तो वो कैसे मिला था कि गुर्जनवाला एक जगह है, गुर्जनवाला, ठीक है, गुर्जनवाला पंजाब, यहां पर जो है बहुत अल्टीमेट बॉम्बिंग्स हुई थी, है ना। तो गुर्जनवाला पंजाब में बहुत अल्टीमेट बॉम्बिंग्स हुई, मतलब किसी भी तरीके से जलियांवाला बाग का जो गुस्सा था वो लोग दिखा रहे थे। 1922 में चौरी चौरा हुआ था, ठीक है, 1922 में चौरी चौरा हुआ था। तो इसके कारण जो भी थे सब लोग वो अपना दिखा रहे थे, जो भी अपना गुस्सा दिखा रहे थे। तो अब इसके बाद क्या होता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो वो जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, है ना। तो अगली वीडियो के लिए, अब ये पार्ट 1 एक्चुअली इतना सोच नहीं रहे थे कि इतना लेंदी हो जाएगा, बट ठीक है, पार्ट 1 थोड़ा सा लेंदी हो गया, तो पार्ट 1 को दोबारा से एक बार और करेंगे आगे वीडियो में। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।